नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। क्लास 10th विज्ञान का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न। अगर आप बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा देने जा रहे हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बिल्कुल ऐसे ही ऑब्जेक्टिव आपको बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा विज्ञान में पूछे जाएंगे हूबहू। तो देखिए 39 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है? निम्न में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है? ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी लकड़ी, ऑप्शन सी प्राकृतिक गैस, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, प्राकृतिक गैस। स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है प्राकृतिक गैस, ऑप्शन नंबर सी सही है। कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका, जैव मात्रा यानी बायोमास। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा के व्युत्पन्न नहीं है? निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत ऊर्जा के व्युत्पन्न नहीं है? तो नाभिकीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, ऑप्शन नंबर सी सही है, नाभिकीय ऊर्जा। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? निम्न में से कौन अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बायोगैस। बायोगैस जो है कि अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत नहीं है, बायोगैस। अगला प्रश्न देखिए, सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है? सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, सूर्य। सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है सूर्य, ऑप्शन नंबर सी सही है। ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? सूर्य। अगला प्रश्न देखिए, सौर सेल सौर ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं। सौर सेल सौर ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, विद्युत ऊर्जा में। सौर सेल यानी कि सोलर वाला बैटरी क्या करता है? ऊर्जा में रूपांतरित करता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य क्या था? टिहरी बांध क्यों बनाया गया? उसका कार्य क्या है? उसका उद्देश्य क्या था? तो ऑप्शन ए है जल आपूर्ति, ऑप्शन बी है भूमि सिंचाई, ऑप्शन सी है बिजली उत्पादन, ऑप्शन डी है इनमें सभी। तो बिल्कुल सही है, इनमें सभी हो जाएगा, इनमें सभी हो जाएगा। जल आपूर्ति, भूमि सिंचाई, बिजली उत्पादन, इसलिए टिहरी बांध का निर्माण कराया गया, ऑप्शन नंबर डी सही है। प्राकृतिक में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? प्राकृतिक में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, सूर्य प्रकाश। सूर्य प्रकाश, ऑप्शन नंबर डी सही है, सूर्य का प्रकाश यानी सूर्य प्रकाश। प्राकृतिक में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य प्रकाश, ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न देखिए, अनवीकरणीय ऊर्जा है, अनवीकरणीय ऊर्जा है, अनवीकरणीय ऊर्जा है, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, कोयला से प्राप्त ऊर्जा। यानी कोयला क्या है? अनवीकरणीय ऊर्जा है। कोयला और पेट्रोल याद रखिएगा, कोयला और पेट्रोल क्या है? अनवीकरणीय ऊर्जा है। अगला प्रश्न देखिए, ऊर्जा के दो अनवीकरणीय स्रोत। देखिए प्रश्न आ ही गया है, ऊर्जा के दो अनवीकरणीय स्रोत क्या है? तो कोयला और पेट्रोल, कोयला तथा पेट्रोल, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, ईंधन है, ईंधन है क्या? सीएनजी, ऑप्शन बी एलपीजी, ऑप्शन सी लकड़ी, ऑप्शन डी इनमें सभी। ईंधन है इनमें सभी, ऑप्शन नंबर डी सही है। सीएनजी ये भी ईंधन है, एलपीजी ये भी ईंधन है, लकड़ी ये भी ईंधन है, ऑप्शन डी सही है, इनमें सभी हो जाएगा। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों हो जाएगा। दोनों क्या है? जीवाश्म ईंधन है। पेट्रोलियम और कोयला ये अनवीकरणीय ऊर्जा है और जीवाश्म ईंधन भी है। अगला प्रश्न देखिए, उच्चतर ताप पर निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया पूरी की जाती है? यानी कि बहुत अधिक मात्रा में ताप के लिए कौन सी प्रक्रिया की जाती है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है,
नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न देखिए, किसी भारी नाभिक के दो अपेक्षाकृत छोटे नाभिक में टूटने की क्रिया को कहते हैं। किसी भारी नाभिक के दो अपेक्षाकृत छोटे नाभिक में टूटने की क्रिया को कहते हैं। प्रश्न को अच्छे से समझिए, किसी भारी नाभिक के दो अपेक्षाकृत छोटे नाभिक में टूटने की क्रिया को कहते हैं नाभिकीय विखंडन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है, नाभिकीय विखंडन कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को कहते हैं। सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, सोलर सेल कहते हैं, सौर सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? सौर सेल कहते हैं। सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति क्या कहते हैं? सौर सेल, यानी कि सोलर सेल, यानी कि सौर ऊर्जा का बैटरी, सौर सेल। अगला प्रश्न देखिए, जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या है? तो जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है, इनमें से कोई नहीं होगा। अगला प्रश्न देखिए, जो दहन कर ऊष्मा उत्पन्न करते हैं उन्हें कहा जाता है। जो दहन कर ऊष्मा उत्पन्न करते हैं उन्हें कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी बिल्कुल सही है, ईंधन कहते हैं। जो दहन कर ऊष्मा उत्पन्न करते हैं उन्हें कहा जाता है ईंधन। ऑप्शन नंबर बी सही है। पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है तो सूर्य का प्रकाश। ऑप्शन नंबर डी सही है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, सूर्य यानी सूर्य का प्रकाश। अगला प्रश्न देखिए, जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या है? तो ये प्रश्न हो गया, इनमें से कोई नहीं है, कहीं आपका सूर्य भी मरा सकता है। जो दहन कर ऊष्मा उत्पन्न करते हैं उन्हें कहा जाता है ईंधन। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ईंधन कहा जाता है। पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है सूर्य। निम्नलिखित में से किस धातु से सोलर सेल बना होता है? निम्नलिखित में से किस धातु का सोलर सेल बना होता है? किस धातु का सोलर सेल बना होता है? तो सिलिकॉन का। ऑप्शन नंबर बी सही है, सिलिकॉन का बना होता है। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है? निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी बिल्कुल सही है, कोयला। कोयला में देखिएगा आग नहीं, यानी ज्वाला नहीं होगा, आग नहीं होता है कोयला में, आग धधकता नहीं है, लहरता नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, सूखा सेल में ऋण इलेक्ट्रॉन बना होता है। शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रॉन बना होता है, यानी कि ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन किसका बना होता है? तो सी जस्ता का। सूखा सेल में जो ऋण इलेक्ट्रॉन बना होता है वह होता है जस्ता का। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, डीजल का उपयोग होता है भारी वाहनों में, रेल के इंजनों में डीजल का उपयोग होता है भारी वाहनों में, रेल के इंजनों में, विद्युत उत्पादन में, इनमें सभी। ऑप्शन नंबर डी सही है, इनमें सभी हो जाएगा। खिलौनों में किस सेल का उपयोग होता है? खिलौनों में किस सेल का उपयोग होता है? तो सूखा सेल का होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न नंबर 36, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है? पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है? ऑप्शन ए एक देशीय, ऑप्शन बी द्विदेशीय, ऑप्शन सी बहुदेशीय, ऑप्शन डी किसी भी दिशा में नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, एक देशीय दिशा में होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। ओजोन परत पाया जाता है। ऑप्शन ए वायुमंडल के निचली सतह में, ऑप्शन बी वायुमंडल के ऊपरी सतह में, ऑप्शन सी वायुमंडल के मध्य सतह में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ओजोन परत पाया जाता है वायुमंडल के ऊपरी सतह में। ऑप्शन बी सही है, वायुमंडल के ऊपरी सतह में ओजोन परत पाया जाता है।
ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है? ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है? ऑप्शन ए अवरक्त विकिरण, ऑप्शन बी तापीय विकिरण, ऑप्शन सी पराबैंगनी विकिरण, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है, यानी पराबैंगनी किरण से सुरक्षा करती है। पराबैंगनी किरण बहुत ही हानिकारक किरण है। अगर यह मनुष्य के त्वचा पर पड़ जाए तो ये कैंसर त्वचा कर सकता है, यानी ये सभी जीव जंतु के लिए बहुत ही खतरनाक पराबैंगनी किरण यानी पराबैंगनी विकिरण है, जो पृथ्वी का कवच बना हुआ है ओजोन परत। ओजोन परत पराबैंगनी किरण को पृथ्वी की सतह तक आने से रोक देती है। लेकिन आपको एक प्रश्न और पूछा जाएगा कि ओजोन परत को कौन हानि पहुंचा रहा है? तो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है कि ओजोन परत को हानि पहुंचा रहा है। और ओजोन परत हम लोगों के लिए क्या करता है, यानी पूरा पृथ्वी वासियों के लिए सुरक्षा प्रदान करता है कवच की तरह। किससे? पराबैंगनी किरण से बचाता है ओजोन परत। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? ऑप्शन ए घास गेहूं तथा आम, ऑप्शन बी घास बकरी तथा मानव, ऑप्शन सी बकरी गाय तथा हाथी, ऑप्शन डी घास मछली तथा बकरी। निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, घास बकरी तथा मानव। घास बकरी तथा मानव, ऑप्शन नंबर बी सही है। घास बकरी तथा मानव आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है, निम्न में से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? निम्न में से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, सूखे घास पत्ते। सूखे घास पत्ते यह जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है, सूखे घास पत्ते। प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है कोयला, सूर्य, पानी, लकड़ी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, सूर्य। पृथ्वी पर अंतिम ऊर्जा का मुख्य स्रोत या पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है सूर्य। ऑप्शन नंबर बी सही है। निम्नलिखित में कौन जैव नवीकरणीय पदार्थ है? निम्नलिखित में कौन जैव अनवीकरणीय पदार्थ है? निम्नलिखित में कौन जैव अनवीकरणीय पदार्थ है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, DDT। DDT यह जैव अनवीकरणीय पदार्थ है, DDT। ऑप्शन ए। ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु है? ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु है? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। यह प्रश्न देखिए 2011-12 में पूछे गए हैं। ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु है? 3। ऑप्शन नंबर सी सही है, 3। जैव आवर्धन का मुख्य कारण है। जैव आवर्धन का मुख्य कारण है इनमें सभी। ऑप्शन नंबर डी सही है, इनमें सभी हो जाएगा। कीटनाशक का उपयोग, उर्वरक का उपयोग, कीड़ानाशक का उपयोग, इनमें सभी। ऑप्शन नंबर डी सही है, जैव आवर्धन का मुख्य कारण है इनमें सभी।
अगला प्रश्न देखिए, वायुमंडलीय ओजोन हमारे पृथ्वी के किससे रक्षा करती है? वायुमंडलीय ओजोन परत, वायुमंडलीय ओजोन क्या है? एक परत है। ओजोन क्या है? एक परत है। वायुमंडलीय ओजोन हमारे पृथ्वी की किससे रक्षा करती है? तो आपको अभी तुरंत यह प्रश्न पता चल गया है कि ओजोन परत हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण है। तो सूर्य के परावैंगनिक किरण से। ऑप्शन नंबर डी सही है। सूर्य के परावैंगनिक किरण से। ऑप्शन नंबर डी सही है। ओजोन गैस का आणविक सूत्र है। ओजोन गैस का आणविक सूत्र है। ऑप्शन ए O2, ऑप्शन बी O3, ऑप्शन सी O4, ऑप्शन डी O। ओजोन गैस का आणविक सूत्र है ऑप्शन बी, बिल्कुल सही है, O3। O3 ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस NH3। ऑप्शन नंबर बी सही है। सॉरी प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है सी होगा, सी। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है CO2। CO2 ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जैव नवीकरणीय अपशिष्ट पदार्थ का समूह इनमें से कौन है? जैव नवीकरणीय अपशिष्ट पदार्थ का समूह इनमें से कौन है? तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। गोबर, पेपर एवं फलों के छिलके। गोबर, पेपर एवं फलों के छिलके जैव नवीकरणीय अपशिष्ट पदार्थ का समूह इनमें से कौन है? गोबर, पेपर एवं फलों के छिलके। ऑप्शन ए सही है। इनमें कौन अपमर्जक के उदाहरण है? इनमें कौन अपमर्जक के उदाहरण है? ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। बाज, कौवा, लोमड़ी, चील, सूक्ष्मजीव। इनमें कौन अपमर्जक के उदाहरण है? बाज, कौवा, लोमड़ी, चील, सूक्ष्मजीव। ऑप्शन सी सही है। किसी जीव के आसपास फैले जैव और अजैव कारक जो उसे प्रभावित करता है क्या कहलाता है? किसी जीव के आसपास फैले जैव और अजैव कारक जो उसे प्रभावित करते हैं क्या कहलाता है? पर्यावरण। ऑप्शन नंबर ए सही है। पर्यावरण यानी वातावरण। पर्यावरण यानी वातावरण। कौन से पदार्थ का अपघटन पर्यावरण में नहीं हो सकता? कौन सा पदार्थ का अपघटन पर्यावरण में नहीं हो सकता? तो प्लास्टिक। प्लास्टिक जो है पर्यावरण में इसका अपघटन नहीं हो सकता क्योंकि ये सड़ता गलता नहीं है। ऑप्शन ए सही है। हरे पौधे कहलाते हैं। हरे पौधे कहलाते हैं उत्पादक। उत्पादक हरे पौधे कहलाते हैं उत्पादक। प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं शाकाहारी। ऑप्शन नंबर ए सही है, शाकाहारी। मनुष्य एवं तेलचट्टा निम्नलिखित में से किस श्रेणी के जंतु कहलाते हैं? मनुष्य एवं तेलचट्टा निम्नलिखित में से किस श्रेणी के जंतु कहलाते हैं? ऑप्शन डी मांसाहारी।
मांसाहारी, ऑप्शन नंबर बी सही है, मांसाहारी। तो दोस्तों अगर आप देखते हुए यहां तक आए हैं तो कमेंट करके बताइए कि आप पहले से कितने प्रश्न का उत्तर जान रहे थे। और हाँ, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, शेयर नहीं किए हैं तो अपने दोस्तों में शेयर करें। और हाँ, अभी तक चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।